नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट का यह छठा वीडियो है। प्रश्न नंबर 2 से कंटिन्यू करते हैं। प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है? प्रयोजनवाद की परिभाषा बताइए, अथवा प्रयोजनवाद ने शिक्षा में क्या योगदान दिया है, विवेचना कीजिए। प्रयोजनवाद के विकास में जॉन डीबी की भूमिका सर्वाधिक सराहनीय रही है। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद, व्यवहारवाद, अनुभववाद तथा फलकवाद और पुनर्रचनावाद आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रयोगवाद को अंग्रेजी में प्रैग्मैटिज्म कहते हैं। यह ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है व्यवहार या क्रिया। जीवन के व्यवहारिक पक्षों पर बल देने के कारण इसे व्यवहारवाद भी कहा जाता है। प्रयोजनवाद इस भौतिक संसार और उसकी सभी वस्तुओं को विभिन्न क्रियाओं का फल या परिणाम मानता है। इसी कारण कुछ लोग इसे फलकवाद की भी संज्ञा देते हैं। यह निश्चित मूल्यों एवं आदर्शों में विश्वास नहीं करता। भारतवर्ष में बौद्ध दर्शन में इस विचारधारा की झलक मिलती है। विलियम जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव व दृष्टिकोण है। यह सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है। अंतिम रूप में यह वास्तविकता का भी सिद्धांत है। रॉस महोदय के अनुसार व्यवहारवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है, जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर मूल्यों का निर्माण करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। अब बात करते हैं प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मैटिज्म। प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत निम्नांकित हैं। नंबर 1, सत्य सदैव परिवर्तनशील है। प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य देश, काल और परिस्थिति के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। जो वस्तु या मूल्य एक स्थान पर सत्य हैं, आवश्यक नहीं है कि वही वस्तु या मूल्य दूसरे स्थान पर भी सत्य हों। नंबर 2, सत्य मानव निर्मित होता है। प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पहले से ही विद्यमान हो। मनुष्य समस्याओं के समाधान हेतु चिंतन एवं विचार करता है और संतोषजनक परिणामों के आधार पर सत्य का निर्धारण करता है। इस प्रकार सत्य मानव निर्मित होता है। नंबर 3, उपयोगिता के सिद्धांत का समर्थन। प्रयोजनवादियों के अनुसार केवल वही विचार या वस्तु उपयुक्त है जिसका हमारे मानव जीवन में उपयोग होता है। इसके विपरीत जो वस्तुएं उपयोगी नहीं हैं, वह हमारे लिए व्यर्थ हैं। इस सिद्धांत के समर्थन में जेम्स महोदय लिखते हैं, यू कैन से आइदर इट इज़ यूजफुल बिकॉज इट इज़ ट्रू और इट इज़ ट्रू बिकॉज इट इज़ यूजफुल। विलियम जेम्स। मतलब कोई भी चीज़ यूजफुल है क्योंकि वह सत्य है, और कोई चीज़ सत्य है क्योंकि वह यूजफुल है। नंबर 4, सामाजिक प्रथाओं एवं परंपराओं की उपेक्षा का सिद्धांत। प्रयोजनवादी समाज में व्याप्त नाना प्रकार की रूढ़ियों, बंधनों एवं परंपराओं की सर्वथा उपेक्षा करते हैं। इसमें विचार की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व दिया जाता है। सामाजिक प्रथाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। प्रयोजनवाद के अनुसार विचार सदैव क्रिया से उत्पन्न होते हैं। नंबर 5, आध्यात्मिक तथ्यों की उपेक्षा। प्रयोजनवाद काल्पनिक एवं भविष्य के सुख के लिए वर्तमान जीवन के सुख की बलि नहीं चढ़ाना चाहता। प्रयोजनवादी ईश्वर, आत्मा और धर्म आदि का संबंध भविष्य से होने के कारण व्यवहारिक जीवन में कोई महत्व नहीं देते। नंबर 6, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण के विकास का सिद्धांत। प्रयोजनवादी नागरिकों में शिक्षा द्वारा प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहते हैं। डीबी के अनुसार विद्यालय समाज का अलग रूप होता है, इसलिए विद्यालय द्वारा छात्रों में प्रारंभ से ही प्रजातांत्रिक भावना एवं गुणों का विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद और शिक्षा के उद्देश्य। प्रैग्मैटिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। प्रयोजनवादी पूर्व निश्चित आदर्शों एवं मूल्यों में विश्वास नहीं करते। समय एवं परिस्थिति के परिवर्तित होते रहने के कारण ये मूल्य एवं आदर्श भी बदलते रहते हैं। इस कारण शिक्षा के उद्देश्य देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। डीबी के अनुसार शिक्षा का वही श्रेष्ठ उद्देश्य है जो वर्तमान परिस्थिति के सुधार और विकास में सहायक हो। प्रयोजनवादी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित हैं। नंबर 1, बालक अपने मूल्यों एवं आदर्शों का निर्माता स्वयं है। प्रयोजनवादियों के अनुसार बालक को अपने मूल्यों एवं आदर्शों का निर्माता स्वयं होना चाहिए। इस प्रकार प्रयोजनवादी शिक्षा का यदि कोई उद्देश्य हो सकता है तो वह है बालक को अपने मूल्यों और आदर्शों का निर्माण करने के योग्य बनाना। नंबर 2, गतिशील व लचीले मस्तिष्क का विकास।
प्रयोजनवादी शिक्षा द्वारा बालक के मस्तिष्क में बदलती हुई परिस्थितियों को समझने और उसके अनुरूप अपने को ढालने तथा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने पर्यावरण को बदलने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं। प्रयोजनवादी शिक्षण के उद्देश्य के विषय में रॉस महोदय ने लिखा है कि गतिशील और लचीले मस्तिष्क का विकास जो सभी परिस्थितियों में साधनापूर्ण साहसपूर्ण हो और जिनमें अज्ञात भविष्य के लिए मूल्यों का निर्माण करने की शक्ति हो। नंबर 3, लोकतंत्रीय जीवन के शिक्षा का उद्देश्य। प्रयोजनवादी बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए लोकतंत्रीय जीवन शैली और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का प्रशिक्षण प्रारंभ से ही शिक्षा द्वारा देना चाहते हैं। किलपैट्रिक के विचार से हमारे विद्यालय लोकतंत्र के जीवित उदाहरण होने चाहिए, जहां बच्चे लोकतंत्रीय वातावरण में भाग लेकर लोकतंत्रीय जीवन की शिक्षा प्राप्त कर सकें। नंबर 4, सामाजिक कुशलता का उद्देश्य। डीबी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कुशलता का विकास करना होना चाहिए। सामाजिक कुशलता में उन्होंने सामाजिक व्यवहार, प्रेम, सहानुभूति एवं सहयोग से जीवन व्यतीत करना और जीवन यापन की योग्यता के विकास को स्थान दिया है। सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति अपनी मौलिक आवश्यकताओं के प्रति पूर्ण रूपेण सजग रहता है और उनकी पूर्ति में सफल होता है। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम, प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम। प्रयोजनवादियों के अनुसार मनुष्य के अनुभव और आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, अतएव उनके पाठ्यक्रम भी परिवर्तित होते रहने चाहिए। उनके यही विचार पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत बन गए हैं। ये सिद्धांत निम्नांकित हैं। नंबर 1, उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को स्थान देना चाहिए जो बालक के भावी जीवन में उपयोगी हों। बालकों को वही कौशल सिखाया जाए जो उनके भावी जीवन में काम आ सके। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, शारीरिक प्रशिक्षण तथा विज्ञान, कृषि विज्ञान और गृह विज्ञान आदि विषयों को स्थान देना चाहिए। नंबर 2, सानुबंधिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में जो विषय निर्धारित किए जाएं, उनमें आपस में सहसंबंध होना चाहिए। गहराई से विचार किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि सभी ज्ञान अंत में एक हैं। अध्ययन की सुविधा के विचार से ज्ञान राशि को अनेक खंडों में विभक्त किया जाता है। नंबर 3, बालक की रुचि का सिद्धांत। डीबी के अनुसार बालक की स्वाभाविक रुचियों एवं प्रवृत्तियों के आधार पर ही शिक्षा देनी चाहिए। डीबी ने बालक की 4 स्वाभाविक रुचियां बताई हैं: बातचीत की रुचि, अन्वेषण एवं परीक्षण की रुचि, कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि और रचनात्मक रुचि। इस प्रकार स्वाभाविक रुचियां प्राकृतिक स्रोत हैं और इन्हीं के आधार पर बच्चों का विकास होता है। नंबर 4, बालक के अनुभव का सिद्धांत। डीबी सामाजिक अनुभव को पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं। अनुभव प्रयोजनवादी दर्शन का मूल सिद्धांत है। जैसा कि कहा गया है, अनुभव ही सब वस्तुओं की वास्तविक परीक्षा है और सत्य वह है जो परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरे। बालकों के शैक्षिक अनुभव का उनके जीवन के भावी व्यवसायों और क्रियाओं से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। बालकों को अपने अनुभवों को कार्य रूप देने का पूरा अवसर भी मिलना चाहिए। नंबर 5, क्रिया का सिद्धांत। जॉन डीबी क्रिया को पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं। उनके विचार से पाठ्यक्रम में पाठ विषयों के अलावा क्रियाओं एवं क्रियाकलापों को स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे बालकों का सामाजिक विकास हो सके। डीबी के विचार से पाठ्यक्रम में केवल वही विषय और क्रियाएं रखी जानी चाहिए जिनका संबंध बालकों के वास्तविक जीवन से हों, जैसे खेल कूद एवं उत्सव इत्यादि। अब देखते हैं प्रयोजनवाद और शिक्षण विधि। प्रयोजनवादी दार्शनिक पुरानी विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, कंठस्थीकरण विधि और व्याख्यान विधि को महत्व तो देते ही नहीं तथा प्रयोग भी नहीं करते। इस विषय में रॉस महोदय का कथन निम्नवत है: यह हमें चेतावनी देता है कि अब हम प्राचीन और घिसी-पिटी विचार प्रक्रियाओं को अपने शैक्षिक व्यवहार में प्रमुख स्थान न दें और नई दिशाओं में कदम बढ़ाते हुए अपनी विधियों में नए प्रयोग करें। संक्षेप में प्रयोजनवादी शिक्षण विधियाँ निम्न हैं। नंबर 1, बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति। प्रयोजनवादी विचारक शिक्षण पद्धति निश्चित करते समय बालक को आधार मानते हैं। बालक की रुचि, योग्यता एवं क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षण पद्धति निर्धारित की जाती है। करके सीखना, प्रत्यक्ष विधि द्वारा सीखना और निरीक्षण आदि विधियाँ बालक को ध्यान में रखकर निर्मित की गई हैं। नंबर 2, अनुभव द्वारा सीखना। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का यह अभिप्राय नहीं है कि बालक को वह सब बातें पढ़ा दी जाएं जो उसको जाननी चाहिए, बल्कि इसका अभिप्राय यह है कि उसे प्रयोग और रचनात्मक कार्य द्वारा विभिन्न बातों को स्वयं सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
प्रत्येक बालक की शिक्षा का सर्वोत्तम भाग वह है जो बालक स्वयं करके सीखता है। करके सीखने का अर्थ केवल यह नहीं है कि व्यवहारिक कार्य को महत्व दिया जाए, बल्कि इसका अर्थ यह भी है कि बालक को उन परिस्थितियों में रखा जाए जिनका वह सामना करना चाहता है। नंबर 3, योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। इस विधि का विकास किलपैट्रिक महोदय द्वारा किया गया है। इसमें कार्य बालक का है, ना कि शिक्षक का। शिक्षक बालकों के सम्मुख ऐसी परिस्थितियां रखता है कि बालक स्वयं समस्या का अनुभव कर सके। उदाहरणार्थ, बालक को एक पार्सल भेजने के लिए पढ़ने लिखने का ज्ञान, डाकघर के नियमों का ज्ञान, रुपए पैसे का हिसाब, पार्सल घर के नियमों का ज्ञान आदि स्वयं करना पड़ता है। इस प्रकार एक कार्य को करने में उसे अनेक व्यवहारिक ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त होते हैं। इस प्रकार करके सीखना योजना पद्धति अर्थात प्रोजेक्ट मेथड का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद और अनुशासन। प्रयोजनवादी कठोर अनुशासन व्यवस्था के घोर विरोधी हैं। प्रयोजनवादियों ने सामाजिक अनुशासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनका विचार है कि विद्यालय की स्वतंत्रता, हर्षपूर्ण वातावरण, स्वोद्देश्य एवं स्वाभाविक तथा सामूहिक क्रियाओं द्वारा सामाजिक अनुशासन भली बात स्थापित किया जा सकता है। अनुशासन स्थापन के लिए शिक्षक को सदा उपदेश नहीं देते रहना चाहिए। इसके लिए सर्वोत्तम उपाय है कि बालकों को रुचिपूर्ण कार्यों में सदैव संलग्न रखा जाए। चूँकि छात्र खेल में अधिक रुचि लेते हैं, इसलिए प्रयोजनवादी कहता है कि छात्र की समस्त विद्यालयीय क्रियाओं को खेलमय ही क्यों न बना दिया जाए, जिससे उन्हें अनुशासनहीनता का अवसर ही न मिले। प्रयोजनवादियों के अनुसार विद्यालय में कक्षा अनुशासन के अर्थ को बदलना होगा। कक्षा में बातचीत करना, एक दूसरे से परामर्श करना, इधर उधर आना जाना आदि अनुशासनहीनता के लक्षण नहीं हैं। प्रयोजनवादी यह मानता है कि कार्य स्वयं एक कठोर स्वामी है, कार्य कोई खिलवाड़ नहीं है। जब बालक किसी कार्य में संलग्न हो जाता है तो वह स्वयं अनुशासनबद्ध हो जाता है। डीबी विद्यालय में घर जैसा वातावरण निर्मित करना चाहते हैं। जिस प्रकार परिवारों का कोई लिखित विधान नहीं होता है, फिर भी परिवार के सभी सदस्य स्वतः अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक एवं नैतिक विकास होता चलता है। प्रयोजनवादी अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न होने पर दंड विधान की अपेक्षा सामाजिक दबाव को महत्वपूर्ण समझता है। छात्र ही अनुशासन की समस्या का विश्लेषण करे तथा दंड व्यवस्था करे। इस प्रकार अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान स्वतः संभव है। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद का मूल्यांकन। शिक्षा जगत में प्रयोजनवाद ने अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। संक्षेप में प्रयोजनवाद के मुख्य गुण एवं दोष निम्नांकित हैं। पहले देखते हैं प्रयोजनवाद के गुण। नंबर 1, प्रयोजनवाद बालक को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करता है। नंबर 2, प्रयोजनवाद एक सामाजिक एवं जनतांत्रिक विचारधारा है जो स्वतंत्रता एवं समानता के गुणों का विकास करती है। नंबर 3, प्रयोजनवाद ने शिक्षा क्षेत्र में प्रचलित रूढ़िवादी एवं घिसी-पिटी परंपराओं का खंडन किया है तथा वर्तमान शिक्षा को नया स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। नंबर 4, प्रयोजनवाद ने नई अवधारणाओं को जन्म दिया है, जैसे नवीन शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा तथा क्रिया प्रधान शिक्षा संगठित इकाई। अब देखते हैं प्रयोजनवाद के दोष। प्रयोजनवाद एक भौतिकवादी विचारधारा है जो सर्वथा आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा करता है। नंबर 2, प्रयोजनवाद उपयोगिता के सिद्धांत को आवश्यकता से अधिक महत्व देता है। इसमें उपयोगिता के आधार पर ही सत्य का निर्धारण किया जाता है। नंबर 3, प्रयोजनवाद ने आधुनिक भौतिकता की चकाचौंध में आध्यात्मिक मूल्य एवं सांस्कृतिक आदर्शों की पूर्णता उपेक्षा की है। नंबर 4, प्रयोजनवाद सत्य को भी परीक्षा की कसौटी पर कसता है, जबकि सत्य सार्वभौमिक सत्य होता है, उसमें परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता। क्वेश्चन नंबर 3, शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा बताइए, अथवा शिक्षा व समाजशास्त्र के बीच क्या संबंध है, वर्णन कीजिए। इमाइल दुर्खीम का कथन है कि शिक्षा युवा पीढ़ी का समाजीकरण है। शिक्षा मनुष्य को समाज से संबंधित करने का एक आधार निर्मित करती है। दुर्खीम का ही अन्य कथन है, शिक्षा की प्रकृति अपने उद्गम तथा कार्यों की दृष्टि से मूलतः सामाजिक होती है, अतः अन्य विज्ञानों की अपेक्षा समाजशास्त्र से शिक्षा का स्पष्ट संबंध है। उक्त वर्णित दोनों कथन शिक्षा तथा समाजशास्त्र को अत्यंत निकट लाते हुए इसे दो प्रकार से समझ सकते हैं। प्रथम शैक्षिक समाजशास्त्र तथा द्वितीय शिक्षा समाजशास्त्र। इन दोनों के अर्थ को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, शैक्षिक समाजशास्त्र। शैक्षिक समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो शैक्षिक समस्याओं के निराकरण के लिए समाजशास्त्र का प्रयोग व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं, सांस्कृतिक वातावरण तथा सामाजिक समूहों की प्रक्रियाओं द्वारा करता है, जिसके लिए उसे सांस्कृतिक वातावरण,
विविध व्यक्तियों के आचरण, संस्थाओं व समाज के नियमों, मूल्यों आदि का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। नंबर 2, शिक्षा समाजशास्त्र। शिक्षा का समाजशास्त्र विद्यालय में सामाजिक घटना का अध्ययन करता है, जिससे संस्था का सामाजिक पर्यावरण तथा सामाजिक जीवन में सुधार किया जा सके। इसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं निम्न हैं। जैसे हेम्सन महोदय के अनुसार शिक्षा का समाजशास्त्र शिक्षा तथा समाज के बीच के संबंध का वर्णन करता है। ब्रुक ओबर के शब्दों में कहें तो शिक्षा का समाजशास्त्र शिक्षा प्रणाली में निहित सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक प्रतिमानों के विश्लेषण का वैज्ञानिक अध्ययन है। अतः यह कह सकते हैं कि शिक्षा संस्था में समाजशास्त्र प्रक्रियाओं का विश्लेषण शिक्षा का समाजशास्त्र है। इसमें समाजशास्त्र पर शैक्षिक समस्याओं के प्रभाव के अध्ययन पर बल दिया जाता है। दूसरे शब्दों में सामाजिक संदर्भ में शिक्षा के अध्ययन पर इस शास्त्र में बल दिया जाता है। शिक्षा समाजशास्त्र में सामाजिक अंतःक्रिया तथा सामाजिकरण को विद्यालय तथा समुदाय में प्रमुखता प्रदान की जाती है। शैक्षिक समाजशास्त्र का क्षेत्र की बात करें तो शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में दो विद्वानों के विचार निम्नलिखित हैं। रोसेक महोदय के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में सब सामाजिक प्रक्रियाएं आ जाती हैं। ब्राउन महोदय के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र के सिद्धांतों को शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पर लागू करता है। उपर्युक्त विचारों से स्पष्ट हो जाता है कि शैक्षिक समाजशास्त्र का क्षेत्र व्यापक और विस्तृत है। इसके अंतर्गत जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है उनमें से अधिक महत्वपूर्ण निम्नांकित हैं। जैसे नंबर 1, समाज में शिक्षा का स्थान और महत्व। नंबर 2, व्यक्ति और विद्यालय पर समाज का प्रभाव। नंबर 3, समाज की मांगें, आवश्यकताएं और परिस्थितियां। नंबर 4, व्यक्ति और उसके सांस्कृतिक वातावरण की अंतःक्रिया। नंबर 5, विद्यालय और समाज का अन्य संस्थाओं से पारस्परिक संबंध। नंबर 6, विद्यालय और सामाजिक जीवन द्वारा जनतंत्रीय भावनाओं का विकास। नंबर 7, व्यक्ति और समाज की प्रगति के लिए पाठ्यक्रम में वांछनीय परिवर्तन। नंबर 8, समाज के जीवन में प्रेस, रेडियो, फिल्म, क्लब, परिवार, पुस्तकालय आदि का स्थान। नंबर 9, शिक्षक और छात्र के पारस्परिक संबंध और उनको प्रभावित करने वाली सामाजिक भावनाएं। नंबर 10, सामाजिक प्रगति, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक संगठन, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन। अब बात करते हैं शिक्षा समाजशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का समाजशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें समाजशास्त्री तथा शिक्षाविद दोनों योग देते हैं। इसमें समाजशास्त्री शोध करता है, साथ ही शिक्षाशास्त्री कक्ष में बच्चों की क्रियाओं का अध्ययन करता है। शिक्षा के समाजशास्त्र में सामान्य अवधारणाओं समाज, संस्कृति, समुदाय, वर्ग, पर्यावरण, सामाजिकरण, आंतरिकरण, सांस्कृतिक अवरोध या विलंबना, उपसंस्कृति प्रतिष्ठा आदि का अध्ययन किया जाता है। साथ ही इसके क्षेत्र में अर्थव्यवस्था, सामाजिक शक्तियों, सामाजिक संस्थाओं, राजनैतिक शक्तियों आदि का शिक्षा पर प्रभाव का ही अध्ययन किया जाता है। शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्य। शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जनतंत्रीय विचारधाराओं को समझना। नंबर 2, पाठ्यक्रम को सामाजिक रूप प्रदान करना। नंबर 3, समाज के संदर्भ में शिक्षक के कार्य को समझना। नंबर 4, सामाजिक तत्वों और व्यक्तियों पर उनके प्रभावों को समझना। नंबर 5, विद्यालय को प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्वों को समझना। नंबर 6, सामाजिक प्रगति के साधन के रूप में विद्यालय के कार्य को समझना। नंबर 7, शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के संबंध में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रवृत्तियों को समझना। नंबर 8, उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुसंधान की विधियों और तर्कपूर्ण विचारों का प्रयोग करना। अब बात करते हैं समाजशास्त्र और शिक्षा में संबंध, रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। समाजशास्त्र में समाज और सामाजिक समूहों का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन में सामाजिक समूहों के जीवित घटक व्यक्तियों के बीच चलने वाली अंतःक्रिया और उसके परिणामों का अध्ययन निहित होता है। इसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यक्ति का समूह विशेष पर और समूह विशेष का व्यक्ति पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ व्यक्ति के व्यवहार निर्धारक अन्य सामाजिक तत्वों, उसके समाज की सभ्यता एवं संस्कृति आदि का भी अध्ययन किया जाता है। शिक्षा भी एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। अतः यह समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में आती है और चूंकि दोनों का संबंध मानव व्यवहार से होता है इसलिए इनमें आपस में गहरा संबंध है। बात करते हैं मनुष्य के व्यवहार में क्या परिवर्तन करना है। यह समाज विशेष के जीवन दर्शन, उसकी संरचना, सभ्यता एवं संस्कृति
तथा धार्मिक तथा राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है और इस सब का समग्र रूप से अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। इस प्रकार समाजशास्त्र शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करने का मूल आधार होता है। दूसरी तरफ शिक्षा मनुष्य के समस्त विकास की आधारशिला होती है। उचित शिक्षा के विधान द्वारा ही कोई समाज ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र का विकास करता है। शिक्षा के अभाव में समाज का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं और उस स्थिति में समाजशास्त्र के विकास का प्रश्न नहीं उठता। इस प्रकार शिक्षा तो ज्ञान की किसी भी शाखा अर्थात अनुशासन के विकास का आधार होती है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास में शिक्षा की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास के लिए शिक्षा शास्त्री बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है कि यह हो सकता है कि शिक्षा राजनीतिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीयवाद न ला सके, किंतु शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे अंतर्राष्ट्रीय भावना को विकसित करना संभव है। यतदर्थ यह सत्य है कि शिक्षा ही वह सशक्त साधन है जो व्यक्तियों के मन की शंकाओं, संदेहों एवं मन की मलिनता को दूर करके विभिन्न भ्रांतियों, तनावों को दूर करती है। शिक्षा से ही व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह दूसरे संस्कृति के अच्छाइयों को इज्जत एवं महत्व देने लगता है। अतएव शिक्षा के समस्त उपांगों को एक प्रकार से व्यवस्थित स्वरूप दिया जाना चाहिए कि वह विद्यार्थियों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का उत्कृष्ट विकास कर सकें। नंबर 1, शिक्षा के उद्देश्य और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास में शिक्षा तभी कारगर भूमिका का निर्वहन कर सकती है तब शिक्षा का एक लक्ष्य या उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास करना निरूपित किया जाए। प्रेम कृपाल ने इस उद्देश्य को व्याख्यायित करते हुए बताया है कि नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास का प्रथम उद्देश्य आपस में शांतिपूर्वक रहना है। शांतिपूर्वक रहने से आशय यह है कि आपसी झगड़े और तनावों को समाप्त किया जाए। नंबर 2, दूसरा उद्देश्य शिक्षा या ज्ञान द्वारा सद्भाव बढ़ाना है। यह केवल झगड़ा को समाप्त करना नहीं है बल्कि मित्रता स्थापित करना भी है। नंबर 3, तीसरा लक्ष्य विकास और उन्नति के लिए सभी राष्ट्रों को प्रयास करना है। अज्ञानता और पक्षपात से दूर रहकर मानवता में विश्वास की भावना शिक्षा के द्वारा विकसित की जानी चाहिए। नंबर 2, शिक्षा की पाठचर्या और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास के लिए शिक्षा की पाठचर्या को व्यवस्थित स्वरूप दिया जाना चाहिए जिससे बालकों में विश्वमैत्री, सहयोग, सहनशीलता के गुणों का प्रस्फुटन हो सके। अतएव विविध विषयों की पाठचर्या में मूलभूत परिवर्तन निम्नवत अपेक्षित है। नंबर 8, भाषा एवं साहित्य। भाषा और साहित्य किसी राष्ट्र एवं समाज का दर्पण होता है, इसलिए पाठचर्या में विविध देशी भाषाओं और साहित्य के अवयवों को स्थानापन्न किया जाना चाहिए। साहित्य मानवता के प्रति श्रद्धा एवं समर्पण का गुण विकसित करते हैं, वहीं पर भाषा किसी राष्ट्र एवं समाज की आंतरिकता को प्रतिबिंबित करते हैं। भाषा और साहित्य अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के संवाहक कहे जाते हैं। C.F. स्ट्रॉन्ग ने ठीक ही कहा है कि भाषा का मूल उद्देश्य संसार के लोगों से संबंध स्थापित करना है। भाषा के द्वारा ही हम दूसरे लोगों के जीवन के विषय में जान लेते हैं और उसके द्वारा दूसरे देशों के लोग हमारे विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। नंबर 12, कला एवं संगीत। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास हेतु शिक्षा की पाठचर्या में कला एवं संगीत विषय में ऐसे तत्वों को समाहित किया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थी दूसरे राष्ट्रों की कलात्मक अभिरुचि, मान्यताओं से परिचित हो सके, दूसरे देशों के संगीत में निहित शब्द, लय, ताल को सीख सके। वस्तुतः ये विषय सौंदर्य और विचारों की एकता को जानने समझने हेतु धरातल प्रदान करते हैं। नंबर 5, इतिहास और भूगोल। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास में इतिहास और भूगोल दो ऐसे विषय हैं जो विविध राष्ट्रों की समस्त आंतरिक एवं बाह्य असलियत को अपनाकर विद्यार्थियों के भाव और विचारों को परिवर्तित करना चाहिए। इतिहास के अंतर्गत विश्व इतिहास को शामिल किया जाना चाहिए। गांधी, ईसा, मुहम्मद, बुद्ध, कन्फ्यूशियस, जरथुस्ट्र आदि विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन वृत्त तथा उपदेशों को कहानी के रूप में पाठचर्या में स्थानापन्न किया जाना चाहिए। इसके अलावा विविध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं की कार्यवृत्ति का भी ज्ञान छात्रों को दिया जाना चाहिए। भूगोल के अंतर्गत छात्रों को विभिन्न देशों की स्थिति का ज्ञान देना चाहिए। साथ ही साथ यह भी बताया जाना चाहिए कि किस प्रकार भौगोलिक स्थितियों ने वहाँ के परिवेश को प्रभावित किया। इसके अलावा विविध देशों की फसलों, उद्योगों, जीवन विधियों, भोजन, रहन सहन, आयात निर्यात, खनिज स्रोतों आदि का ज्ञान भी छात्रों को दिया जाना चाहिए।
नंबर 10 नागरिक शास्त्र और सामाजिक विषय। विद्यार्थियों में विश्व नागरिकता की भावना तथा सामाजिक संस्कृतियों की जानकारी प्रदान करने में नागरिक शास्त्र और सामाजिक विषय विशेष भूमिका अदा कर सकते हैं। नागरिक शास्त्र में विभिन्न देशों की सरकार, आर्थिक, तकनीकी, मानवाधिकार, संविधान की जानकारी छात्रों को अवश्य ही दी जानी चाहिए। इसी प्रकार सामाजिक विषय के अंतर्गत विविध देशों की सामाजिक मान्यताएं, रूढ़ियां, परंपरा की सीख विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए। इससे उनमें विविध देशों को समझने में मदद मिलेगी। नंबर या विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास हेतु छात्रों को वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसमें विद्यार्थियों को यह बताना चाहिए कि किस प्रकार वैज्ञानिक खोजों से समाज की उन्नति होती है। वस्तुतः यह भी ज्ञान देना आवश्यक है कि विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग मानव के विनाश के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि मानव का कल्याण इसका ध्येय होना चाहिए। मानव जीवन की दशा में सुधार, भूख, निर्धनता, अकाल आदि को दूर करने में विज्ञान एवं तकनीकी की भूमिका को रेखांकित किया जाना चाहिए। नंबर 3 पाठ्य सहगामी क्रियाएं और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव। पाठ्य सहगामी क्रियाएं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास में महती भूमिका अदा करती हैं। अतएव इसके लिए विद्यालय में समय समय पर विविध प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित की जानी चाहिए। नंबर 8 प्रदर्शनी लगाना। इसमें विविध देशों की कला, संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान को प्रकट किया जाना चाहिए। नंबर 12 जन्मदिन मनाना। विद्यालय में समय समय पर विविध महापुरुषों, वैज्ञानिकों, समाज सुधारकों का जन्मदिन मनाया जाना चाहिए। नंबर 7 अंतर्राष्ट्रीय दिवस एवं सप्ताहों का आयोजन। समय समय पर विद्यालयों में विविध अंतर्राष्ट्रीय दिवसों, स्वास्थ्य दिवस, तंबाकू रोधी दिवस, मानवाधिकार दिवस, मजदूर दिवस, विश्व शांति दिवस मनाया जाना चाहिए। साथ ही साथ विविध देशों के स्वतंत्रता दिवस मनाने हेतु सप्ताह भर का आयोजन किया जाना चाहिए। नंबर 10 विदेशी विद्वानों के भाषण का आयोजन। शिक्षा संस्थाओं में समय समय पर ख्याति प्राप्त विदेशी विद्वानों, वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया जाना चाहिए और छात्रों की जिज्ञासा को शांत करने का प्रयत्न करना चाहिए। नंबर या अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन। विद्यालयों में समय विशेष पर विभिन्न देशों में विविध प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए। इससे छात्रों को एक दूसरों को समझने में मदद मिलती है। नंबर 8 विविध क्लबों का गठन। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास के लिए पत्राचार, मैत्री क्लब, विज्ञान क्लब का गठन किया जाना चाहिए। इन क्लबों में मानव कल्याण से संदर्भित समस्याओं पर विचार किया जाना चाहिए। नंबर है भ्रमण आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव बढ़ाने हेतु दूसरे देशों के दूतावासों का भ्रमण कराया जाना चाहिए। विशिष्ट शिविरों का आयोजन करके विविध देशों के छात्रों से मुलाकात का अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अवकाश के समय में छात्रों को विभिन्न देशों में रहने और कार्य करने का अवसर दिया जाए। साथ ही साथ स्काउट्स गाइड, NSS, NCC कैंपों का लाभकारी रूप में आयोजन किया जाना चाहिए। नंबर 4 शिक्षक और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव। वैश्विक एवं सामाजिक स्तर पर छात्रों में विविध गुणों के विकास में शिक्षक का उत्तरदायित्व अत्यधिक है। विद्यालय के अंदर तथा बाहर दोनों ही परिस्थितियों में शिक्षक अपने आदर्शों एवं कृत कार्यों से विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को एक नई दिशा की ओर मोड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उन्हें परिचित करा सकता है, बशर्ते शिक्षक व दृष्टिकोण व्यापक तथा अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं से संपृक्त होना चाहिए। शिक्षक को प्रभावशाली शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। विविध प्रसंगों को अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में व्याख्यायित करना चाहिए। सहयोग, भ्रातृत्व, न्याय एवं धर्मनिरपेक्षता के गुणों को विकसित करना चाहिए, बशर्ते शिक्षक पक्षपात विहीन, विविध धर्मों में विश्वास करने वाला तथा विविध संस्कृतियों में निहित अच्छाइयों को निरपेक्ष भाव से उद्घाटित करने